नंबर 1 पर है कॉलीफ्लावर, और इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा बड़े बड़े हमने कॉलीफ्लावर ग्रो कर दिए। आप भी ग्रो कर सकते हैं, देखते जाइए। फूल गोभी को ग्रो करने के लिए दोस्तों आपको बेस्ट क्वालिटी के सीड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको ग्रो करने के लिए आपको एक स्टार्टर ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। या तो सीडलिंग ट्रे ले लीजिए या फिर नॉर्मल कोई ट्रे ले लीजिए। उसमें कोकोपीट डाल के उसमें आप सीड्स को स्प्रिंकल करें और पानी डालकर ग्रो होने तक शेड में रखें। कुछ ही दिनों में बटरफ्लाई के जैसे इनकी लीव्स आने लग जाएगी, बट अभी तक इनके अंदर ट्रू लीफ नजर नहीं आई है। तो अभी आप इनको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद आपके कॉलीफ्लावर के प्लांट ट्रू लीफ प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, और यहाँ पर आप इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं। और आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप शाम के समय में ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि इस समय इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टूल की मदद से आप अपने कॉलीफ्लावर के प्लांट को अपने पॉट के ऊपर से आप रिमूव कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे होगी तो एक एक प्लांट होगा, और यहाँ पर इस ट्रे में हम मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो बस एक सेक्शन ले लीजिए प्लांट का, और आपको रूट सेपरेट करके इनको बड़े पॉट में ग्रो कर देना है। इस स्टेज में हमारे कॉलीफ्लावर के प्लांट कभी खराब नहीं होंगे, और ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए एकदम परफेक्ट सीडलिंग्स है। तो एक बड़ा सा टब ले लीजिए और अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर लीजिए। एक टब में जो कम से कम 200 लीटर का होगा, उसके अंदर आप 3 to 4 कॉलीफ्लावर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगर किसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो मिनिमम 10 इंच का पॉट लेना है, और 10 इंच उसकी डेप्थ भी होनी चाहिए, और उसमें एक सिंगल प्लांट ही आप लगा सकते हैं। फाइनली वाटर दीजिए और आपके प्लांट्स रेडी टू ग्रो है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये दोस्तों एक ट्रिक होती है, आप गमले में हमेशा ऐसे पौधे ग्रो करिए जहाँ पर आपको सबसे हेल्दी पौधा रखने का मौका मिले और सबसे कमज़ोर पौधा आप निकालने का भी मौका मिले। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ प्लांट्स की ग्रोथ होने लगेगी, हमें समझ में आ जाएगा कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना है, प्लांट की लीफ के ऊपर नज़र रखते हुए। तो जो कमज़ोर पौधा है उसे हम तुरंत निकाल देंगे। प्लांट लगाने के 2 दिन बाद का रिजल्ट, यहाँ पर हमारे प्लांट सारे सेट हो गए हैं कॉलीफ्लावर के, और यहाँ पर अब इनके अंदर न्यू पत्तियां ग्रो होने भी लग गई। सनलाइट की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे प्लांट को नियरली 3 to 4 आवर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिससे हमारे कॉलीफ्लावर के प्लांट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स भी है, वो हमने रिमूव कर दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वेजिटेबल्स भी है, उनको भी आप रिमूव कर देना, क्योंकि एक पॉट में जो सिंगल प्लांट होता है वो ही रहना चाहिए। नियरली 2 मंथ हो चुके हैं और हमारे फर्स्ट कॉलीफ्लावर हार्वेस्टिंग का समय भी आ चुका है। चलिए चेक करते हैं। हमारे एक कॉलीफ्लावर के पौधे के अंदर छोटा सा एक कॉलीफ्लावर हमें नज़र आने लग गया है, और यहाँ पर ये वाइट कलर का काफ़ी खूबसूरत सा कॉलीफ्लावर आ चुका है। इसको अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पूरे कॉलीफ्लावर के इतने सारे प्लांट्स को इनफ अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल पा रही, तो हमें कुछ लीव्स रिमूव करनी होगी, और कम रोशनी की वजह से हमारे कॉलीफ्लावर की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई जो पीछे की साइड थे। अब तो हमें इन्हें तुरंत हार्वेस्ट करना होगा और तुरंत कंज्यूम करना होगा, बाकी ये और ज़्यादा खुलने लग जाएंगे और ये प्रॉपर बंद गोभी जैसा नज़र नहीं आएगा। हालांकि अभी भी बंद गोभी जैसा ही है, बट थोड़ा और वेट करते तो ये सारे फ्लावर खुल जाते और बहुत टेस्ट ख़राब हो जाता। फर्टिलाइज़र में दोस्तों हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे वेजिटेबल्स के लिए। महीने में 1 बार आपको देना है, और ये पूरा 3 मंथ का साइकिल होता है। तो 3 बार आप टोटली इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट को देंगे, और कोशिश करना सॉइल की थोड़ी सी खुदाई करके फिर देना, और एवरी प्लांट की जड़ों में ये जाना चाहिए। फाइनली हमारे फूल गोभी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, स्पेशली जो फ्रंट में ग्रो करे थे। तो ये बात समझ में आ गई ना कि प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है, कम से कम 3 to 4 आवर्स में। और अगर सेपरेट इंडिविजुअल पॉट्स में ग्रो करेंगे तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे, हम डायरेक्टली हार्वेस्टिंग पर आ जाते हैं। फूल गोभी जितने समय तक प्लांट के ऊपर रहेगी वो खुलने की कोशिश करेगी और अपने अंदर सीड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, तो डरने की बात नहीं है। आप इस स्टेज पर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्टेज पर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। और अब वाटरिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। सर्दियों में वैसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे ही लीफ आपकी मुरझाने लगे आपको तुरंत इसमें वाटर डालना है। कोशिश करना पत्तियाँ मुरझाने से पहले ही आप इसमें वाटर डाल दें, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे।
और गोभी के फ्लावर के ऊपर आपको वाटर नहीं डालना है, इससे वो ख़राब हो सकते हैं। फ्रंट में जो फूल गोभी उग रही थी उनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी जो पीछे वालों को काफ़ी ज़्यादा कम रोशनी दे रही थी, बट इनकी साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, मैच्योर है। चलिए इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने इस टूल से हार्वेस्ट करने की कोशिश करी, बट इससे गोभी कट नहीं रही थी, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प था। फिर हमने प्रॉपर गार्डनिंग टूल का ही यूज़ करा, जो है छोटा सा कटर, और वो बहुत आसान तरीके से कट गई। और ये लीजिए हमारी फ्रेश हेल्दी गोभी। इसके साथ में ही हम दूसरी गोभी को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, और ये रही हमारी फ्रेश एंड हेल्दी सेकंड गोभी। अब ये हमने तीसरी वाली को भी हार्वेस्ट कर लिया है, और यहाँ पर दोस्तों इस बैच में हमने 3 से 4 टाइम हमने हार्वेस्टिंग करी है। नंबर 2 है आलू पोटैटो। यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमने हार्वेस्टिंग की है। अब यहाँ पर इनको 2 तरीके से इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। पहले जान लो किस तरह के आलू आपको ग्रो करना है। इस तरह के जिनके अंदर हेड निकल रहे हो, स्प्राउट्स निकल रहे हो, वही आलू आपको सेलेक्ट करने हैं। इनमें रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, क्योंकि आलू सॉइल के अंदर ही डेवलप किए जाते हैं। तो आप नॉर्मल 60% सॉइल ले सकते हैं, और कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट का मिक्स ले सकते हैं। एक डिटेल सॉइल के ऊपर वीडियो आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉइल मिक्स से अपना पॉट भरिए और कुछ इंचेस खाली छोड़ देना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आलू किस तरह से ग्रो करना है। एक होता है डायरेक्टली आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, और एक होता है इसकी कटिंग कर करके आप डाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको स्प्राउट्स नज़र आ रहा है, मतलब ग्रोथ दिख रही है, वो हिस्सा लीजिए और काट के आप अपने सॉइल में दबा दीजिए। अब यहाँ पर एक नुकसान होता है, ग्राउंड के अंदर बीटल्स होते हैं जो अंडे दे देते हैं, जो आपके आलू के छिलके को खा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो बेटर होता है पूरा आलू ग्रो करिए। और अगर आपके पास गार्डन में बीटल्स नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं बीटल्स क्या होते हैं, तो आपके आलू इजीली ग्रो हो जाएंगे। और अगर बीटल्स है तो आलू आपके कभी ग्रो ही नहीं होंगे, आप इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। तो बस नॉर्मल आलू लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी कवर करके इसको पानी डालकर फुल डे ऑफ सनलाइट में रख दीजिए। आलू को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी जल्दी ये आलू ग्रो होंगे। फाइनली हमें ग्रोथ नज़र आने लगी, ग्रीन कलर के स्प्राउट्स नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आपके जैसे जैसे स्प्राउट्स बड़े होते रहते हैं, तो आपने पॉट में जितनी भी साइड में जगह छोड़ी है उनमें आप मिट्टी भरते रहिए, इससे प्लांट काफ़ी स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो मैंने शेयर करी आपके साथ। मेरे गार्डन के पॉट में बीटल्स थे, तो साइड में जितने भी हमने एक्स्ट्रा ग्रो करे थे पोटैटोस, वो नहीं उगे क्योंकि उनको खा लिया गया। और जो हमने होल आलू ग्रो करे थे उनकी आप ग्रोथ देखिए, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल इसके स्प्राउट्स नज़र आए हैं, ब्यूटीफुल इसकी ग्रोथ नज़र आई है। बहुत ज़्यादा भरकर हमारा पॉट नज़र आ रहा है, और ये ग्रो बैग में हमने ग्रो करा है। अब दोस्तों कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको डिटेल में देखना है, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, या एक्सेट्रा कोई भी, तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा एक डिटेल वीडियो अलग से चैनल पर भी डाल दूंगा। आलू पोटैटो ग्रो होने में कम से कम 100 दिन लगते हैं, और यहाँ पर ये कम से कम इनको 1 से 1.5 महीना हो चुका है। और हमारे यहाँ पर पोटैटोस कितने ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं, आप देखें कितने ज़्यादा इनके अंदर प्लांट की बुशेस ग्रो हो चुकी है। और जो टब में ग्रो करे थे उसमें भी हमने 1-2 आलू एक्स्ट्रा डाल दिए थे, ताकि इनकी ग्रोथ मेंटेन रहे और हमें हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिले। तो यहाँ पर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब फर्टिलाइज़र देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी फर्टिलाइज़र दें उसमें थोड़ा सा मिट्टी ज़रूर मिला दें, क्योंकि पोटैटो को सैंडी सॉइल बहुत पसंद होती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी रहेगी उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। और ऊपर की तरफ जितने भी आलू दिखने लग जाते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे और वो ग्रीन कलर के ना रहे, इसलिए आप फर्टिलाइज़र के साथ थोड़ी सी मिट्टी हमेशा ऐड करिए। एवरी 25 से 30 डेज़ में आप फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल मत भूलना। और फर्टिलाइज़र देने के बाद आप पानी इनफ डालिए, क्योंकि पोटैटो प्लांट को पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जैसे ही ये मैच्योरिटी पर आ जाएंगे आपको पानी रोक देना है। पॉट साइज़ आपने देख ली, फर्टिलाइज़र आपने देख लिया, सनलाइट आपने समझ ली। अब यहाँ पर जितने भी वीड्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये अपने आलू के प्रोडक्शन को ख़राब ही करेंगे। इसलिए एक्स्ट्रा जितने भी वीड्स या स्मॉल प्लांट्स नज़र आते हैं उन्हें तुरंत निकाल दीजिए। नियरली 80 से 100 डेज़ के अंदर आपको आपके आलू का प्रोडक्शन मिल जाएगा, हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अब इस तरह से इनके प्लांट डाई हो जाते हैं, इसका मतलब ये है सॉइल के अंदर हमारे पोटैटो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। फाइनली हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है, और इंटरनेट पर जो आपको हार्वेस्टिंग पसंद आती है सेम उसी मेथड में मैं चेंज करके दिखाता हूँ किस तरह से हार्वेस्टिंग की जाती है। चलिए फाइनली हमारे सारे पोटैटोज़ को हार्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये मैंने इनको सजाया हुआ है इस सॉइल के ऊपर, बट अगर आपको एक्चुअल हार्वेस्टिंग देखनी है तो मैं पोटैटो वाले वीडियो में पूरा डिटेल में शेयर कर दूंगा किस तरह से ये हमने हार्वेस्ट करे थे।
इस बार गाजर उगाने में मज़ा ही आ गया। पिछली बार जो गलतियाँ करी थी उसको सॉल्व करा, सुधारा और इम्प्रूव करने के साथ मेरे को इतना सारा प्रोडक्शन मिला। आप भी सीख लेंगे कैसे कराइए। हमारे चारों तत्वों को मिलाकर ही आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, उसके बाद गुड मिक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल में 60% नॉर्मल सैंडी सॉइल रहेगी, न्यूट्रिशन से भरी हुई। उसके बाद आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इक्वल रेशियो ले सकते हैं, 20% का। पॉट सिलेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप देखें। यहाँ पर आप पॉट के ऊपर नज़र डालना कितने ज़्यादा स्ट्रेट है, ये अंदर की तरफ कर्व नहीं हो रहे हैं, एकदम स्ट्रेट पॉट हमने सेलेक्ट करें। और आपको सीड्स लेने हैं और पॉट के ऊपर स्प्रिंकल करने हैं। अब बस ऊपर से सॉइल की 1/2 इंच की लेयर बना दीजिए और पानी डालकर इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रहने दीजिए। फुल डे ऑफ सनलाइट मतलब स्ट्रिक्ट फुल डे ऑफ सनलाइट। कुछ ही दिनों में आपको छोटे छोटे सीडलिंग नजर आने लग जाएंगे। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है हमारे गाजर के सीडलिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पॉट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुका है। कुछ ही दिनों में हम बहुत सारे गाजर निकालने वाले हैं। जब तक सीडलिंग छोटे हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, बट जैसे ही वो बड़े होते हैं यहाँ पर नज़र आता है कि ओवर क्राउडिंग हो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 80% ऑफ द गाजर के स्मॉल स्मॉल सीडलिंग रिमूव करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ही बोला था सीडलिंग थोड़ा सा कम स्प्रिंकल करना, मेरे से थोड़े से ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन से सीडलिंग अच्छे हेल्दी है और नहीं है, तो हमें यहाँ पर 80% ऑफ द सीडलिंग रिमूव करने होंगे ताकि हमारे जो बचे हुए 20% है उनको काफ़ी ज़्यादा रूम मिले, और रूम मिलने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर कुछ गाजर की सीडलिंग की लंबाई आप देखें कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मतलब प्रॉपर एक गाजर की जितनी लेंथ इन्होंने अटेन कर ली थी। सोचो पॉट के अंदर होते तो कितना लंबा अच्छा प्रोडक्शन मिलता। यही होता है दोस्तों बेनिफिट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का। यहाँ पर देखिए आप, हमने नियरली 80% ऑफ द गाजर के सीडलिंग निकाल दिए हैं और नियरली 1 महीना हो चुका है। तो चलिए फर्टिलाइजर डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा तत्व ये है कि हमें पानी बहुत अच्छा डालना है हमारे गाजर के सीडलिंग के अंदर, क्योंकि प्लांट पूरे दिन भर फुल डे ऑफ सनलाइट में रहेगा। तो पानी की कमी की वजह से इसकी जो पत्तियाँ होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है। तो हमें पानी अच्छा खासा डालना है जिससे हमारे गाजर को एक पूरा राइट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मिले और हम अंदर की तरफ गाजर बहुत अच्छे से डेवलप हो। तो पानी की कमी बिल्कुल मत करना। अब हमारा चौथा तत्व सनलाइट है दोस्तों, क्योंकि सनलाइट के बिना आपके गार्डन के अंदर गाजर बनेगी नहीं, पॉट के अंदर गाजर बनेगी नहीं। और जैसे ही आपकी पत्तियां सूखने लग जाए और गाजर के हेड दिखने लग जाए, मतलब आप समझ जाना आपके अंदर गाजर रेडी हो चुकी है। अब इनको हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। अब यहाँ पर वाटर देना बंद कर देना जब भी आपको हार्वेस्टिंग करनी हो, और बस हल्के स्ट्रोक के साथ आपका पूरा प्लांट का सेट बाहर आ जाएगा और बस आप धीरे धीरे करके हार्वेस्ट कर लेना। तो इस बार ग्रो करने के बाद मुझे और अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आ गई। जितनी कम गाजर होगी उतना ज़्यादा आपको गाजर का प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, मतलब मोटी मोटी गाजरें मिलेगी। और जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गाजर के बीज आप डालेंगे उतनी गाजर आपकी पतली और छोटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो एक एवरेज रिजल्ट है। हम अक्सर दोस्तों मार्केट से कस्तूरी मेथी लेकर आते हैं, बट क्या आपको पता है इसको आप घर पर ग्रो कर सकते हैं? सेम मुझे भी नहीं पता था, बट मैं लेके आया और मैंने ग्रो करी। और डेफिनेटली हम जो मार्केट से लाते हैं और जो घर पे ग्रो करते हैं दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार होती है। खूबसूरत क्यों? क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सीड्स हमारे नॉर्मल मेथी के दाने से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और ये छोटे पॉट में इजीली ग्रो करी जा सकती है, मतलब आप एक स्मॉल ट्रे में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस एक पॉट लीजिए, उसके ऊपर आपको स्प्रिंकल करना है अपनी कस्तूरी मेथी के बीज, और उसके ऊपर सॉइल डाल के कवर करिए और पानी डालकर फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है। बहुत ही फास्ट ग्रोएंगे और बहुत ही छोटे से पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पौधे आपको विद इन फ्यू डेज नजर आने लग जाएंगे। और हाँ, आप अपने किचन के विंडो पर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर हल्की फुल्की लाइट आती हो। और फ्रेश कस्तूरी मेथी के पत्ते लीजिए और अपनी वेजिटेबल सब्जियों में डालिए। आपको फर्टिलाइज़र डालने तक का मौका नहीं मिलेगा, बट सेकंड हार्वेस्टिंग चाहिए तो डेफिनेटली फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना। हमारी कस्तूरी मेथी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। आप बस केजी लीजिए और या फिर अपने हाथों से ही प्लग करिए और इसको काट कर स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट आता है। और ये हमने हार्वेस्ट कर ली इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फिर से रीग्रो कर अपने आप को, फिर से हम इसकी हार्वेस्टिंग लेंगे। सेकंड हार्वेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी मिल गई है क्योंकि सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सॉइल के ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके क्या थॉट्स है इस कस्तूरी मेथी? क्या आपने पहले कभी ग्रो करें तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहली बार ग्रो करा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। एक मरते हुए टमाटर के पौधे ने भी हमें खूब सारे टमाटोस दे दिए। कितना मैजिकल प्लांट है ना ये। लाल टमाटर हो या हरे,
हम सबको टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली बंदरों को भी। तो अगर आपके गार्डन में बंदर आते हैं और टमाटर खा जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने नेक्स्ट गार्डनिंग हैक में इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है। चलिए सही तरीके से सीख लेते हैं टमाटो कैसे ग्रो करने हैं और कौन से सीडलिंग हमें ग्रो करने चाहिए। हमेशा मार्केट से मिलने वाले सीड्स ही आप ग्रो करेंगे। इसमें यहाँ पर आप दो वैरायटी देख सकते हैं, एक तो लंबा वाला है और एक गोल वाले हैं। दोनों में ही आपको बंच में टमाटोज मिलते हैं। घर में मिलने वाले टमाटो आप कभी ग्रो मत करना, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। टमाटर के लिए उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वाली सॉइल लेनी है और हाई न्यूट्रिशन वाला आपको कंपोस्ट लेना है। काऊ डंग कंपोस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काऊ डंग कंपोस्ट हमारा ये खुद का बनाया हुआ है। इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक काऊ डंग कंपोस्ट। सॉइल को अच्छे से मिक्स करिए और बस आपका पॉट तैयार करिए। ये सॉइल मिक्स हमने सीडलिंग सॉइल मिक्स बनाया है। जी हाँ दोस्तों, टमाटो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रो करेंगे अलग अलग वेराइटी, तो हमें पता चल जाए, इसलिए एक बीच में स्टिक लगा दी। अब हमारे स्पॉट को आप फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा आपको। हमने हमारी सीडलिंग को मॉर्निंग की सनलाइट में रखा था, तो यहाँ पर कम रोशनी की वजह से, कम सनलाइट की वजह से इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती रहती है और ये लाइट की तरफ बेंड होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एवरी सीडलिंग एक तरफ झुका हुआ है। फाइनली हमारे टमाटोज काफ़ी अच्छे लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रू लीफ आ गई है और इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है फुल डे ऑफ सनलाइट में रहने की वजह से। तो अब फटाफट से हम इसमें से कुछ हेल्दी वाले टमाटो सीडलिंग शिफ्ट कर देंगे। टमाटर के पौधे की खास बात यह है कि आप उसको किसी भी एज में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मैच्योर टमाटर को प्लांट मिल जाता है अपने रोड पर, रोड साइड पर, गार्डन में कहीं पर भी, तो आप उसे तुरंत उखाड़ कर ले आइए। उसकी पत्तियां थोड़ी सी काट देना ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो और बस आपका टमाटो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। सॉइल मिक्स बिल्कुल सेम रहेगा। 60% हमारी नॉर्मल गार्डन न्यूट्रिशन से भरी हुई सॉइल और बचा हुआ 40% हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट। एक बड़े पॉट में आप 2 सीडलिंग इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हालांकि हमारा पॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें 3 to 4 भी ग्रो कर पाएंगे, बट 2 के लिए ये इनफ है वैसे। अब यहाँ पर वाटर डालना है और आपको प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। अब आप झुंड में ग्रो करेंगे ना आपके टमाटो के प्लांट, तो आपके टमाटोज भी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये साथ में हेल्दी भी रहते हैं। नीचे की साइड जितने भी सकर्स ग्रो हो रहे हैं आप उन्हें तुरंत रिमूव कर दें। इससे प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ ऊपर की तरफ फोकस हो जाएगी और आपको ज़्यादा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग मिलेगी। अगर सनलाइट की बात करी जाए, नियरली 4 to 5 आवर ऑफ सनलाइट अगर मिलेगी हमारे टमाटो प्लांट्स को, तो ये बहुत सही रहेगा। आपके प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। वैसे तो टमाटो के फ्लावरिंग आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो सारे प्लांट एक साथ ही रखना, जैसे मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे टमाटो की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टमाटो आपको ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने होंगे, या फिर आप बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करिए। एक बड़ा पॉट लाइए और उसमें मल्टीपल प्लांट्स ग्रो करिए, तो इसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉट के अंदर 6 प्लांट ग्रो करे हुए हैं। अभी ये जो ब्रांचेस नीचे गिर रही है, हमारे टमाटो के स्टेम्स नीचे गिर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर स्टिक्स लगानी होगी और एक थ्रेड की मदद से उन्हें बांध दीजिए। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक बैम्बू स्टिक ली, नॉर्मल स्टिक भी आप ले सकते हैं, और उसको आप एक कॉटन की थ्रेड से या फिर किसी भी जूट की थ्रेड से बांध दीजिए और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ऊपर की तरफ ही फोकस करेगा। अब यहाँ पर हमारे छोटे छोटे टमाटोज हमें नज़र आने लगे और प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। पानी की कमी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे उतने आपके टमाटोज हेल्दी रहेंगे, बड़े होते रहेंगे और इसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा। अभी तक आप देख सकते हैं हमारे प्लांट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगाया और हमारे टमाटोज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। अगर सिंगल प्लांट पर 20 के आसपास टमाटोज लग जाते हैं, इसका मतलब है आपका प्रोडक्शन और आपका सीड सिलेक्शन बहुत सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 20 से प्लस ही टमाटोज लग रहे हैं और कंटिन्यूसली फ्लावरिंग भी आ रही है। आफ्टर 60 to 80 डेज आपके टमाटोज रेडी हो जाएंगे दोस्तों, एक एक्चुअल साइज अटेंड कर लेंगे। उसके बाद उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि अब ये लाल होने वाले हैं। और जैसे जैसे आपके टमाटो लाल होते रहते हैं आप उन्हें हार्वेस्ट करते रहें, क्योंकि अब उसके बाद अगर और ज़्यादा ये प्लांट के ऊपर रहेंगे तो ये ख़राब होने लग जाएंगे, राइपन होने लग जाएंगे। तो बेटर है जैसे ही टमाटो रेड होता है, हल्का सा कच्चा रेड भी रहता है, आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े दिन और वेट करेंगे, थोड़ा और फर्टिलाइजर डालेंगे प्लांट के अंदर ताकि नेक्स्ट बैच हमारा रेडी रहे, और पानी देते रहेंगे प्लांट को, फुल डे ऑफ सनलाइट में रखेंगे और बस आपके टमाटो ही टमाटो मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा इनका
रेड होने का वेट करते हैं, फिर इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेंगे। ग्रीन ऑनियन कभी आपने सोचा है ग्रो करने के बारे में, क्योंकि ये आपके माइंड के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। चलिए देख लेते हैं बहुत फास्ट तरीके से। आपको प्याज के बीज लाने हैं, आप ला सकते हैं वाइट कलर के प्याज या फिर रेड कलर के प्याज। हमने रेड कलर सेलेक्ट करा है क्योंकि ये ठीक रहते हैं। सॉइल मिक्स में नॉर्मल कंपोस्ट लेंगे, वर्मी कंपोस्ट और सॉइल लेंगे, और जिसका रेशियो रहेगा, सॉइल रहेगी हमारी 70% और 30% हमारा वर्मी कंपोस्ट। प्याज की सीडलिंग तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एक चौड़े पॉट के अंदर अपने छोटे छोटे सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। बस शर्त यही है, आपको अगर ग्रीन प्याज चाहिए, हरे प्याज चाहिए खाने के लिए, तो ज़्यादा सीड्स स्प्रिंकल करें, और आपको प्रॉपर प्याज चाहिए, जो बल्ब होता है, तो उसमें आपको सीड्स थोड़े से कम स्प्रिंकल करने हैं। तो हमें यहाँ पर ग्रीन प्याज उगाना है। सीड्स को ऊपर सॉइल से कवर करेंगे नियरली 1/2 इंचेस, और बस अब पानी डालकर अब अपने पॉट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रख लीजिए। नियरली 3 to 4 आवर ऑफ सनलाइट इज़ इनफ। विद इन फ्यू डेज हमें छोटे छोटे सीडलिंग नज़र आने लग जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। एक अगर आपके पास छोटा गार्डन एरिया है तो आप डेफिनेटली प्याज जरूर ग्रो करना, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और हाँ, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। हमें लगता है प्याज को पानी नहीं चाहिए, बट पानी जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपका प्याज का लीफ स्ट्रॉन्ग रहेगा। आफ्टर फ्यू वीक्स आपके प्याज के टेंटिकल्स, मतलब कि जो स्टेम होता है, जो लीफ होती है, वो लंबी होती रहेगी। हालांकि ये अभी बहुत कमज़ोर है, बट अंदर की तरफ रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इजीली आप खींचेंगे तो ये निकलेंगे नहीं। और आप पानी देते रहिए, और प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना ज़रूरी है। और ये देखें कितने ज़्यादा हेल्दी हमारे सीडलिंग है। इस स्टेज पर आप कुछ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट इसी पॉट में रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ग्रीन प्याज एक लीफी प्लांट है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। एवरी 20 डेज में आप इसमें फर्टिलाइजर डालें, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे आपके प्याज ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा ग्रोथ पे आएंगे। भाई साहब, बहुत समय लगता है प्याज को हार्वेस्ट करने में, तो यहाँ पर ग्रीन प्याज हार्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कम समय लगेगा, बाकी महीनों लग जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लूज़ करनी है सॉइल, और बस अपने पॉट में से सारे प्याज एक एक करके निकाल लीजिए। हमारे इस गार्डनिंग टेक्निक में दोस्तों आपने नोटिस करा होगा, हमने बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा है, और ये हमारा ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ वाला मोटिव है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इन फ्यूचर में भी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, और आपसे भी आशा करते हैं आप कभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। एंड फाइनली हार्वेस्टिंग कर ली गई दोस्तों मेरे द्वारा, और आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ हद तक, चाहे 1% ही हो, हम खा तो रहे हैं। दोस्तों स्ट्रॉबेरी तो हम सभी को पसंद होती है ना, तो क्यों ना हम इसको घर पर उगाना सीख लें, और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करें तो काफ़ी और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या आपने कभी सोचा है होम ग्रोन स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो सकती है? ये स्ट्रॉबेरी वो साबित करके दिखा देगी। अब यहाँ पर देखें कितनी बड़ी हो चुकी है ये। तो इनको ग्रो करने के लिए दोस्तों आप या तो प्रॉपर नर्सरी से प्लांट खरीद सकते हैं, या फिर इस तरह से स्मॉल स्मॉल सीडलिंग खरीद सकते हैं। चलिए इन सारे स्ट्रॉबेरी के सीडलिंग्स को ग्रो कर देते हैं, और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं। सॉइल मिक्स आप देख लें, नॉर्मल गार्डन सॉइल है हमारी 50%, और बचे हुए 50% में आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। एक सिंगल पॉट में एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक बड़े से लंबे से पॉट में 3 to 4 स्ट्रॉबेरीज इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्ट्रॉबेरी प्लांट को एक कूलर टाइप ऑफ क्लाइमेट पसंद होता है, तो आप जब भी सीडलिंग खरीदे या प्लांट खरीदे, ध्यान रखना इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रखना। मतलब एक ठंडा एनवायरनमेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी में खरपतवार आती रहती है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, और इसका एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो सारी खरपतवार को आप रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद हम डालेंगे या तो राइस हस्क ले सकते हैं आप, या फिर आप ले सकते हैं गेहूं का भूसा, और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी गाय दूध वाले के यहाँ पर। इसको लगाने से 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहले सीख ले कैसे लगाना है। आपको स्ट्रॉबेरी प्लांट के चारों तरफ लगाना है। इससे एक तो इसकी पत्तियां डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जो स्ट्रॉबेरी आएगी वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, मॉइस्चर से वो ख़राब नहीं होगी, और इससे मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा सॉइल के अंदर। लो जी, स्ट्रॉबेरी की बात करी और यहाँ पर फ्लावर आने स्टार्ट भी हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट के अंदर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्लावरिंग स्टेज हो किसी भी प्लांट में, आप उसमें फर्टिलाइजर जरूर डालें। इससे प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और आपके फ्लावर फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली हमारे स्ट्रॉबेरी बनने स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज है, कुछ बड़ी भी हो चुकी है, कुछ ग्रीन है, कुछ लाल होने को रेडी है।
इस वीडियो में जितनी भी हार्वेस्टिंग रह गई है उनके ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाला है, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी प्लांट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, क्योंकि पूरी हार्वेस्टिंग में इसमें शेयर नहीं कर सकता। तो बस फटाफट से मैं जितनी भी स्ट्रॉबेरीज रेड हो चुकी हैं उनको हार्वेस्ट करके दिखा देता हूँ, और पीछे की साइड और स्ट्रॉबेरीज आना बाकी है। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें लाइक करें, क्योंकि ऐसे डिटेल वीडियो में और टाइम कंज्यूमिंग वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। फर्टिलाइज़र में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइट फर्टिलाइज़र है और प्लांट के लिए इजीली एब्जॉर्बेबल है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, और जिस तरह से मैं दे रहा हूँ उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। 3 तरीके से आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। एक लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए तो कुछ इस तरीके से, एक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से, और पानी में भी धनिया ईजिली आप ग्रो कर पाएंगे। धनिया जो आप लोगे वो हमेशा स्प्लिट करा हुआ धनिया ही लोगे। इसमें आपको एक तो सीड की क्वांटिटी डबल मिल जाती है और आपका सीड जर्मिनेशन रेट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बस अपने धनिया को आप स्प्रिंकल कर दीजिए अपने पॉट के अंदर, और यहाँ पर आप क्वांटिटी देख लेना कितनी ज़्यादा हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। इसके बाद 1/2 इंचेस लेयर ऑफ सॉइल डालिए, पानी डालिए, और आप इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख लीजिए। अब यहाँ पर आप लेट समर्स तक इसको ग्रो कर सकते हैं, एंड 10 से 12 दिनों में आपको छोटे छोटे सीडलिंग इसके नज़र आने लग जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं धनिया के पौधे, और विद इन अ मंथ ये छोटे छोटे पौधे काफ़ी सारे आपको धनिया के पत्ते देने लग जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पॉट कितना ज़्यादा भर चुका है छोटे छोटे पत्तों से, है ना। इस स्टेज पर आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं प्लांट की और ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ही डालना है, और वो भी ऑर्गेनिक। पानी देने का तरीका आप देख लें किस तरह से मैं डाल रहा हूँ। पॉट के एक तरफ डालना है और पॉट को हल्का सा लिफ्ट कर देना है, ताकि पूरे पॉट में अच्छे से पानी चला जाए। वाटर में ग्रो करना है तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करे हुए धनिया लेने हैं जो कि फंगल ट्रीटेड हो। इनके ऊपर एक केमिकल कोटिंग होती है जिससे इनके ऊपर फंगस नहीं लगता है, और फंगस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कोकोपीट और यूज़ करेंगे वाटर में ग्रो करने के लिए। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आपको एक ऐसी टोकरी लेनी है जालीदार, जिसके ऊपर हम कोकोपीट बिछा देंगे, और आपको इसको ऐसे पॉट में रखना है जिसमें हम पानी भर के रख सकें। तो पहले हम 1 इंच की लेयर बनाएंगे कोकोपीट की, जिसके ऊपर हमारे कोरिएंडर रेस्ट करेंगे और अपनी जड़ों को पानी के अंदर भेजेंगे। ये एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है जो आप छोटी सी जगह पे कर सकते हैं। अब पानी का थोड़ा सा स्प्रे देंगे ताकि हमारे कोकोपीट गीला हो जाए और नीचे की तरफ बार बार ना गिरे। अब इसके ऊपर हम धनिया को स्प्रिंकल करेंगे अच्छे से, और उसके ऊपर एक कोकोपीट की लेयर लगा देंगे, और बस आपका सेटअप रेडी है। अब ऐसा पॉट लीजिए जिसमें वो जाली आपकी इसके अंदर आ जाए, और आपको ऐसा पॉट लेना है जिसके अंदर ड्रेनेज होल ना हो। तो बस पानी भरिए और अपने सेटअप को ऊपर रख दीजिए, और वेट करिए प्लांट की रूट्स को निकलने का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जाली का बेस हमेशा वाटर को टच करता रहे, इससे रूट्स डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। अब ये देखें, आप बड़े बड़े धनिया ग्रो करने हैं तो सेटअप थोड़ा सा चेंज होगा, पॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको धनिया की क्वांटिटी कम करनी है सॉइल के अंदर। ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट छोटे होंगे, और कम डालेंगे तो प्लांट बड़े होंगे। सेम मिट्टी से कवर करना है, और पानी डालकर आप इसको छोड़ दीजिए फुल डे ऑफ सनलाइट में। ये देखो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आने लग गए, और इनके अंदर जो रूट्स ग्रो हो रही है वो भी अब पानी को टच करने लग गई है, मतलब न्यूट्रिशन ले रही है पानी के अंदर से। तो पानी के अंदर न्यूट्रिशन डालना ज़रूरी है ताकि प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हो जाए, मतलब धनिया की ग्रोथ। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं काऊ डंग, और ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता है। तो इसको हम डाल देंगे, तो 1-2 दिन के लिए ही डालना है आपको, उसके बाद आप इसे निकाल देना, ठीक है। तो बस इस काऊ डंग को लीजिए और अपने पानी के अंदर डाल दीजिए। 2-4 दिन में ये अपना लिक्विड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र डिजोल्व कर देगा पानी के अंदर, और आपके कोरिएंडर इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और मस्त ग्रो होंगे। और इस पूरे सेटअप को भी आपको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है कुछ इस तरीके से, ताकि इनकी ग्रोथ बूस्ट हो जाए। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करी है। अब फटाफट से तीनों कोरिएंडर के सेटअप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादा कोरिएंडर के बीज डाले थे, तो यहाँ पर हमें जो हाइट मिली है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिली है प्लांट की, क्योंकि न्यूट्रिशन सबको चाहिए होता है और सब अपनी ग्रोथ के हिसाब से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन सॉइल में से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। हम ऊपर से डालते हैं बट वो इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। ये लीजिए, हमारे कोरिएंडर जो वाटर के अंदर है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और देखें आप, हाइट और हेल्थ दोनों हमारे जो छोटे वाले पॉट में थी वैसी ग्रो हो चुकी है। और फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं, और अब बड़े वाले पॉट के ऊपर भी एक बार नज़र डालते हैं।
दोस्तों ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम से आप जरूर ट्राई करना ग्रो करने का, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, कैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं और छोटी सी जगह में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फाइनली हमारे जो कोरिएंडर लंबे चौड़े हो चुके हैं, इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इनका कितना प्रोडक्शन हमें मिलता है। वैसे दिखने में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ना। मटर के सीज़न में रोज़ खा रहे हो ना आलू मटर की सब्जी डेली। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको उगाना भी सीखो, कितना आसान होता है। मटर के सीड्स को ग्रो करना बहुत आसान होता है। आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है और बस आपके पास बहुत सारे मटर होने वाले हैं। एक मटर के पौधे से आप बहुत सारे मटर ले सकते हैं। मटर के दानों को या उनके बीजों को लीजिए, पानी में डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ हमारे मटर फूले हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे। याद रखना ये केमिकली ट्रीटेड है, तो इसको आप डायरेक्टली खाइएगा ना। और बस फटाफट से इनको लाइन में ग्रो कर दीजिए किसी भी पॉट के अंदर। अगर बड़ा पॉट है तो आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मटर ग्रो कर सकते हैं। मटर के प्लांट को सनलाइट बहुत अच्छी लगती है और पानी भी इनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में आपके छोटे छोटे स्मॉल मटर के प्लांट नजर आने लग जाएंगे। अब ये दोस्तों ट्रिलिंग प्लांट है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो होंगे, तो इनको कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट देना है। सपोर्ट नहीं दिया तो ये इधर उधर गिरते रहेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी आइटम, लकड़ी, रस्सी यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। एक स्टिक लीजिए, उसको अपने पॉट में घुसाइए और अगर लंबा पॉट है कुछ मेरा इस तरीके से, तो बस आप थ्रेड की मदद से ऐसे बांध दीजिए और आपके मटर के प्लांट खुद ब खुद ही उनकी तरफ चले जाएंगे। और आप ध्यान रखना कि मटर के प्लांट बाहर की तरफ ना गिरे और आपकी रस्सी को ही टच करके रखें। अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए और बस फिर आप हार्वेस्टिंग के लिए अपने मटर के प्लांट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ मटर मिलेंगे हार्वेस्ट करने के लिए, तो बस फटाफट से आप सीजर या कैंची लीजिए और हार्वेस्ट करते रहिए। मैं सारी हार्वेस्टिंग फटाफट दिखाता हूँ। मटर की खेती भी सेम ऐसे ही की जाती है। प्लांट के अंदर से जो जो मैच्योर हो जाते हैं मटर, उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और मार्केट में सेल करने के लिए दे दिया जाता है। और जिसके बाद आपकी मदर या फिर आपके फादर लेकर आते हैं, आप भी लेकर आते हैं और रोज़ आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सच में मैं भी बहुत परेशान हूँ। कभी कभी घर पे एक्सेस लेवल पर ये मटर की सब्ज़ी खानी पड़ती है। नंबर 10 पालक। अब यहाँ पर इसके सीड्स देख के आप घबराना मत, क्योंकि ये एलियन शेप साइज में नजर आते हैं। इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक देसी और एक परदेसी। परदेसी में आपको लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लीव्स मिलेगी, देसी में छोटी लीव्स मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं परदेसी वैरायटी। बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते चाहिए तो आप इसमें सीड्स कम स्प्रिंकल करना, बट हम यहाँ पर एक राइट अमाउंट ऑफ सीड्स स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि हमें अच्छी क्वांटिटी हार्वेस्ट करने को मिले। अब बस सीड्स हमारे इधर उधर बिखर ना जाए, चूहे इनको खा ना ले, इसलिए सॉइल से कवर करेंगे और पानी डालकर इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख देंगे। पालक के सीड्स सबसे ज़्यादा फास्ट जर्मिनेशन रेट के साथ आते हैं, तो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में ही इनकी ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते बहुत कम समय में ये बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। और आप यहाँ पर इनकी हाइट और हेल्थ देखें पालक की, तो डेफिनेटली आप अगर एक भी सब्जी मिस कर चुके हैं तो जल्दी से ग्रो कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। न्यूट्रिशन से भरा हुआ ये पालक दोस्तों आपकी डाइट में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़ा सा कंपोस्ट डालेंगे जिससे इसकी ग्रोथ बूस्ट रहे। पालक में आप जितना चौड़ा पॉट देंगे उतना पालक की ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा पालक आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगा अगर आप बड़ा सा पॉट देते हैं तो। पालक में आप दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल ना हो। पालक के ऊपर आप डायरेक्टली पानी डाल सकते हैं और आप कोरिएंडर के ऊपर डायरेक्टली पानी स्प्रिंकल मत करना। विदिन 30 to 40 डेज़ में ही आपके पालक के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कुछ पीले पड़ जाएंगे, बट यहाँ पर हमें पीलों से मतलब नहीं, हमें यहाँ पर ग्रीन पालक से मतलब है, जिनकी लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, न्यूट्रिशन वैल्यू हाई रिच होता है। तो चलिए फटाफट से इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो। हालांकि मैंने कुछ वेजिटेबल्स स्किप कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, और अगर आप कमेंट करते तो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं इससे भी बड़ा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। फिलहाल तो आप ये इतनी सारी हार्वेस्टिंग एंजॉय करिए। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।